स्पर्श भाग 1 कक्षा 9वीं हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 4 तुम कब जाओगे अतिथि, यह पाठ पढ़ेंगे। तत्पूर्वी पाठ के लेखक शरद जोशी जी की जीवनी पर प्रकाश डालेंगे। तो छात्रों, शरद जोशी जी का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में 21 मई 1931 को हुआ। 21 मई को उज्जैन शहर में मध्य प्रदेश के इनका जन्म हुआ है। इनका बचपन कई शहरों में बीता। कुछ समय तक यह सरकारी नौकरी में रहे। फिर इन्होंने लेखन को ही आजीविका के रूप में अपना लिया। तो छात्रों, इनका बचपन कई शहरों में बीत चुका है। कुछ समय वे सरकारी नौकरी कर चुके, उसके उपरांत वे लेखन को ही अपनी आजीविका बना लिया है। आजीविका मतलब परिवार का पालन पोषण करना, नौकरी पेशा। इन्होंने आरंभ में कुछ कहानियाँ लिखी, फिर पूरी तरह व्यंग्य लेखन ही करने लगे। तो आरंभ में वे कुछ कहानियाँ लिख चुके, उसके तुरंत बाद व्यंग्य लेखन का ही कार्य करने लगे। इन्होंने व्यंग्य लेख, व्यंग्य उपन्यास, व्यंग्य कॉलम के अतिरिक्त हास्य व्यंग्यपूर्ण धारावाहिकों की पटकथाएं और संवाद भी लिखे। तो व्यंग्य लेख, व्यंग्य उपन्यास, व्यंग्य कॉलम, उसके अतिरिक्त हास्य व्यंग्यपूर्ण धारावाहिक भी वे उसके संवाद भी लिख चुके। हिंदी व्यंग्य को प्रतिष्ठा दिलाने वाले प्रमुख व्यंग्यकारों में शरद जोशी भी एक है। तो हिंदी साहित्य में व्यंग्य को प्रतिष्ठा दिलाने वाले प्रमुख व्यंग्यकारों में शरद जोशी जी का भी नाम लिया जाता है। शरद जोशी की प्रमुख व्यंग्य कृतियां हैं परिक्रमा, किसी बहाने, जीप पर सवार इल्लिया, तिलस्म, राह किनारे बैठ, दूसरी सतह, प्रतिदिन, दो व्यंग्य नाटक है। अंधों का खाती और एक था गधा, एक उपन्यास है। मैं केवल मैं उर्फ कमल मुख बीए। ये सब इनकी प्रमुख कृतियाँ मानी जाती है। शरद जोशी की भाषा अत्यंत सरल और सहज है। मुहावरों और हास परिहास का हल्का स्पर्श देकर इन्होंने अपनी रचनाओं को अधिक रोचक बनाया है। तो छात्रों, शरद जोशी जी की रचनाएं बहुत रोचक और सरल सहज है और इनकी रचनाओं में हास परिहास का हल्का स्पर्श और मुहावरों का उपयोग दिखाई देता है। धर्म, आध्यात्म, राजनीति, सामाजिक जीवन, व्यक्तिगत आचरण, कुछ भी शरद जोशी जी की पैनी नज़र से बच नहीं सका। तो छात्रों, इनकी नज़र से कुछ भी बच नहीं सका। धर्म, आध्यात्म, राजनीति, सामाजिक जीवन, व्यक्तिगत आचरण, ये सब इनकी पैनी नज़र से बच नहीं सका। इन्होंने अपनी व्यंग्य रचनाओं में समाज में पाई जाने वाली सभी विसंगतियों का बेबाक चित्रण किया। समाज में जिन जिन विसंगतियों को उन्होंने देखा है, उसका बेझिझक उन्होंने वर्णन किया है। पाठक इस चित्रण को पढ़कर चकित भी होता है और बहुत कुछ सोचने को विवश भी। तो पाठक इन सब
रचनाओं को पढ़कर, विसंगतियों को पढ़कर वह चकित भी, आश्चर्यचकित भी होता है और सोचने के लिए मजबूर भी हो जाता है। प्रस्तुत पाठ तुम कब जाओगे अतिथि में शरद जोशी ने ऐसे व्यक्तियों की खबर ली है जो अपने किसी परिचित या रिश्तेदार के घर बिना कोई पूर्व सूचना दिए चले जाते हैं और फिर जाने का नाम ही नहीं लेते। तो प्रस्तुत पाठ तुम कब जाओगे अतिथि में लेखक ने ऐसे व्यक्तियों की खबर ली है। कैसे व्यक्तियों छात्रों? तो ऐसे व्यक्ति जो बिना सूचना दिए किसी के घर जाकर टिके रहते हैं निरंतर, लगातार उन्हीं के घर पर। ऐसे व्यक्तियों के, ऐसे मेहमानों के बारे में उन्होंने इस पाठ में जिक्र किया है। भले ही उनका टिके रहना मेज़बान पर कितना ही भारी क्यों न पड़े। तो छात्रों, उनका टिकना मेज़बान पर कितना भारी क्यों नहीं पड़े, पर वे उनके घर से जाने का नाम नहीं लेते हैं। अच्छा अतिथि कौन होता है? वह जो पहले से अपने आने की सूचना देकर आए और 1-2 दिन मेहमानी करा के विदा हो जाए। तो लेखक का कहना है छात्रों कि अतिथि वह होता है जो आने से पहले किसी को सूचना दे और 1-2 दिन की मेहमान नवाजी कर वापिस विदा हो जाए, जिसके आगमन के बाद मेज़बान वह सब सोचने को विवश हो जाए जो इस पाठ के मेज़बान निरंतर सोचते रहे। तो जिसके आगमन के बाद मेज़बान यानी कि जिसके घर अतिथि जाता है उसे मेज़बान कहा जाता है। मेज़बान सोचने के लिए विवश हो जाता है जो इस पाठ में मेज़बान निरंतर सोचते हुए हमें दिखाई देता है। तो पाठ की ओर बढ़ेंगे छात्रों। आज तुम्हारे आने के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में घुमड़ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि? तो लेखक कहते हैं उनके घर जो अतिथि का आगमन हुआ है उसके बारे में लेखक कहना चाहते हैं कि उनके आने का आज चतुर्थ दिवस, चतुर्थ यानी कि चौथा दिन उग चुका है और मन में लेखक के बार बार घुमड़ रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि, क्योंकि अतिथि आकर 4 दिन बीत चुके हैं। अभी लेखक उनके जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। तुम जहाँ बैठे निस्संकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है, देख रहे हो ना? इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती है। तो लेखक कहना चाहते हैं कि तुम जहाँ बैठे, जहाँ पर अतिथि बैठे वाले हैं लेखक के घर में, निस्संकोच सिगरेट का धुआं उड़ाते जा रहे हैं और अतिथि के सामने ठीक कैलेंडर दिखाई दे रहा है। तो अतिथि को संबोधित करते हुए लेखक कहते हैं कि कैलेंडर को ज़रा देखिए, इसकी तारीखें अपनी सीमा में बड़ी नम्रता से फड़फड़ाती आगे बढ़ते जा रही है। विगत 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूँ। तो छात्रों, यहाँ पर विगत यानी कि पिछले 2 दिनों से कैलेंडर दिखा कर अतिथि को मेज़बान यानी कि लेखक कैलेंडर की तारीखें बदल रहे हैं। तुम जानते हो
अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है कि यह चौथा दिन है, तुम्हारे सतत आतिथ्य का चौथा भारी दिन, तो अगर तुम सचमुच जानते हो कि तुम्हारे आने का यह चौथा दिन है और सतत लगातार आतिथ्य ले रहे हो हमारे घर पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती, पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर आए हो। तो फिर छात्रों, लेखक कह रहे हैं कि लाखों मील लंबी यात्रा करने के बावजूद एस्ट्रोनॉट्स यानी कि अंतरिक्ष यात्री भी इतने समय तक चांद पर नहीं रुके थे जितने समय एक छोटी सी यात्रा कर तुम हमारे घर पधारे हो। तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी ज़मीन पर अंकित कर चुके। तो यहाँ पर मेरी ज़मीन यानी कि लेखक का घर, मेज़बान का घर। तो लेखक कह रहे हैं तुम्हारी भारी चरण कमलों की छाप मेरी ज़मीन पर अंकित कर चुके। उनके घर में उनके भारी चरण कमलों की छाप अंकित हो गई है, जैसे कि वहाँ पर धस गई है ज़मीन के अंदर। तुमने एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बैंजनी चट्टान देख ली। तो ठीक है, तुमने एक अंतरंग यानी कि भीतरी निजी संबंध को, व्यक्तिगत संबंध को मुझसे स्थापित कर लिया है, पर मेरी आर्थिक स्थिति की बैंजनी चट्टान को भी देख लीजिए। तुम मेरी काफ़ी मिट्टी खोद चुके हो, काफ़ी दिन मेरे घर पर रह चुके हो, अभी जाने की सोचिए। तुम्हारे जाने के लिए यह उच्च समय अर्थात हाई टाइम है। समय निकल चुका है, समय हो चुका है, अब तुम्हें जाना चाहिए। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती? फिर लेखक अपने आप में मन ही मन कह रहे हैं, क्या तुम्हारे घर परिवार वाले तुम्हें याद नहीं करते हैं? उस दिन तुम जब आए थे, मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। तो लेखक कहते हैं मन ही मन कि उस दिन जब तुम आए थे, मेरा हृदय अज्ञात आशंका से धड़क उठा। अज्ञात यानी कि अनजाना, अनजानी आशंका से, भय से धड़क रहा था। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया। तो लेखक कहते हैं स्पष्ट रूप से कि अंदर ही अंदर मेरा बटुआ यानी कि उनकी आर्थिक परिस्थिति क्या हो गई, डगमगा गई। उसके बावजूद एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिला था। तब भी उसके बावजूद मैंने स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ तुम्हें गले लगाया और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की और मेरी पत्नी भी सादर प्रणाम किया। तुम्हारे सम्मान में ओ अतिथि, हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च माध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया। तो लेखक कहते हैं कि रात का भोजन सीधा साधा होना चाहिए था, वहाँ पर हमने एकाएक अचानक उसे उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया है। वह डिनर क्या होता है? तुम्हें स्मरण होगा कि 2 सब्जियों और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था। तो जिस दिन लेखक के घर अतिथि पधारे थे, उसी दिन रात के
भोजन को उन्होंने डिनर में तब्दील कर दिया था। और भोजन में छात्रों क्या क्या थे? 2 सब्जियां, रायते, उसके अलावा मीठा भी बनाया गया था अतिथि के स्वागत में। इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आशा थी। तो लेखक का कहना है, इस उत्साह के और लगन के पीछे एक छोटी सी आशा थी हमारी। कैसी आशा है? आशा थी कि दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय में ले तुम चले जाओगे। तो मेज़बान कहते हैं कि दूसरे दिन किसी रेल से, ट्रेन से शानदार मेहमान नवाजी यानी कि आवभगत, आतिथ्य लेकर, हमारा आतिथ्य लेकर मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय में ले तुम चले जाओगे। तो अतिथि आवभगत लेकर हमारे घर से तुम बड़ी नम्रतापूर्वक चले जाओगे। हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे। तो लेखक मन ही मन सोच रहे थे, अतिथि एक दिन की मेहमान नवाजी लेकर वहाँ से विदा हो जाएंगे और लेखक उन्हें आग्रह करेंगे, मगर तुम नहीं मानोगे और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे। और आग्रह यानी अनुरोध। तो लेखक आग्रह करने के बावजूद तुम यहाँ पर, अतिथि यहाँ पर नहीं रहेंगे और एक अच्छे अतिथि की तरह वे चले जाएंगे। पर ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन भी तुम अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में ही बने रहे। तो लेखक जो सोच रहे थे अतिथि के बारे में, ऐसा नहीं हुआ। तो अतिथि दूसरे दिन भी सुलभ मुस्कान लिए उन्हीं के घर में बने रहे। हमने अपनी पीड़ा पी ली और प्रसन्न बने रहे। तो लेखक कह रहे हैं, हमने यानी लेखक और लेखक की पत्नी ने उनका दुख और पीड़ा सब चुपचाप पीकर उनका स्वागत करें। प्रसन्नतापूर्वक उनका स्वागत करने लगे। स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, वहाँ से नीचे उतर हमने फिर दोपहर के भोजन को, लंच की गरिमा प्रदान की। तो स्वागत सत्कार के उच्च बिंदु पर ले जा चुके थे पहले ही दिन। हमें पता है कि पहले दिन रात के भोजन को उन्होंने उच्च माध्यमिक डिनर पर तब्दील किया है। पर दूसरे दिन वे उस बिंदु से उतरकर नीचे आ चुके और नीचे उतरकर दोपहर के भोजन को उन्होंने लंच की गरिमा ही प्रदान की। लंच का गौरव उन्होंने दिया और रात्रि को तुम्हें सिनेमा दिखाया। और दूसरे दिन रात को उन्हें सिनेमा भी दिखाया गया। हमारे सत्कार का यह आखिरी छोर है। छोर यानी कि किनारा। तो हमारे सत्कार का आखिरी किनारा है यह। इसके बाद अभी हम सत्कार नहीं कर सकते तुम्हारा। जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े, इसके आगे तो हम बढ़ नहीं सकते। इसके तुरंत बाद भावभीनी विदाई का वह भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था। तो दूसरे दिन की भावभीनी विदाई के बाद वह क्षण आ जाना चाहिए था। लेखक का कहना है, जब तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते। जब तुम विदा होने के लिए जाओगे तब हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने आएंगे, पर तुमने ऐसा नहीं किया। पर अतिथि ने ऐसा कुछ नहीं किया जो मेज़बान को खुशी हो। तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा, मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। तो तीसरे दिन सुबह अतिथि ने मेज़बान से कहा कि मैं धोबी को
कपड़े धोने के लिए देना चाहता हूँ। यह आघात अप्रत्याशित था और इसकी चोट मार्मिक थी। यह आघात यानी कि चोट, यह चोट अप्रत्याशित थी यानी कि जिसकी आशंका नहीं थी, जिसकी आशा लेखक को नहीं थी, मेज़बान को नहीं थी, और इसकी चोट मार्मिक थी। यह तो हृदय को छूने वाली थी। तुम्हारे सामीप्य की बेला एकाएक यूं रबर की तरह खींच जाएगी, इसका मुझे अनुमान न था। तो लेखक मन ही मन सोच रहे थे अतिथि के बारे में कि तुम्हारी सामीप्य की बेला एकाएक रबर की तरह इतनी लंबी खींच जाएगी, यह मुझे पता नहीं था, इसका मुझे अनुमान न था। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। तो लेखक कहते हैं छात्रों कि अतिथि हमेशा देवता नहीं हो सकता है। हालांकि भारतीय संस्कृति में अतिथि को देवता माना गया है, पर अतिथि ज़्यादा देर के लिए जब रुकता है तो वह थोड़े अंशों में राक्षस का भी रूप धारण कर लेता है। किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे, मैंने कहा। तो लेखक ने कहा अतिथि से कि किसी लॉन्ड्री पर दे देंगे, जल्दी कपड़े धुल जाएंगे। मन ही मन एक विश्वास पल रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है। तो लेखक के मन में, मेज़बान के मन में मन ही मन एक आशा की किरण उग चुकी थी, जो कि अतिथि जल्दी विदा हो जाए। कहाँ है लॉन्ड्री? चलो चलते हैं, मैंने कहा अपनी सहज बनियान पर औपचारिक कुर्ता डालने लगा। तो लेखक अपनी औपचारिकता पेश करते हुए कुर्ता पहनकर निकल चुके। कहाँ जा रहे हैं? पत्नी ने पूछा। इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने हैं, मैंने कहा। तो लेखक ने कहा इनके कपड़े, अतिथि के कपड़े लॉन्ड्री पर देने हैं, तो मैं बाहर जा रहा हूँ। मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी बड़ी हो गई। आज से कुछ बरस पूर्व उनकी ऐसी आंखें देख मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था। तो लेखक की पत्नी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि आज भी अतिथि यहीं पर रुकने वाले हैं। जब उसे यह पता चला तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। तो आज से कई बरस पूर्व लेखक की पत्नी की आंखें इसी प्रकार बड़ी हुई थी, जब लेखक अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर अपने बिस्तर खोल कर बैठे थे। पर अब जब वे ही आंखें बड़ी होती है तो मन छोटा होने लगता है। जब पत्नी की आंखें बड़ी हो जाती है तो मेज़बान का, लेखक का दिल छोटा हो गया था। वे इस आशंका और भय से बड़ी हुई थी कि अतिथि अधिक दिनों ठहरेगा। तो आंखें इसलिए बड़ी हुई थी छात्रों कि अतिथि अधिक दिनों के लिए यहाँ पर लेखक के घर रुकेंगे, इसलिए, और आशंका निर्मूल नहीं थी। और आशंका निर्मूल नहीं थी, आशंका तो निराधार तो नहीं थी। तुम जा नहीं रहे, लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुलकर आ गए और तुम यही हो। फिर लेखक मन ही मन सोचते हैं कि लॉन्ड्री पर जो कपड़े धुलने के लिए दिए गए वह भी वापस घर पर पहुंच चुके, तो भी अतिथि जाने का नाम नहीं ले रहे थे।
तुम्हारे भरकम शरीर से सलवटे पड़ी चादर बदली जा चुकी और तुम यही हो। और तुम्हारी भारी शरीर से सलवटे बदलते हुए जो चादर खराब हो गई थी उसे भी बदल दिया गया। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अब लुप्त हो गई। जैसे ही लेखक या मेज़बान अतिथि को देखते थे तो वे मुस्कुराते थे, अब वह मुस्कुराहट धीरे धीरे गायब होती दिखाई दे रही थी। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे अब दिखाई नहीं पड़ते। तो ठहाका यानी कि जोरों से हंसना। लेखक और अतिथि के बीच में जो बातचीत होती थी तो ठहाकों के रंगीन गुब्बारे यानी कि रंगीन यादें जो याद कर कर दोनों भी मित्र ठहाके लगाते थे, जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे अब दिखाई नहीं पड़ते। अब वह ठहाके, वह हंसना, बातचीत करना, मुस्कुराहट सब धीरे धीरे गायब होती दिखाई दे रही थी। बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के क्षेत्र के सभी कोनलों से टप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर चुप पड़ी है। तो बातचीत नामक लेखक यहाँ पर व्यंग्य कर रहे हैं छात्रों। बातचीत की उछलती हुई वह गेंद, दोनों के बीच में जो वार्तालाप होता था, बातचीत होती थी, वह उछलती हुई गेंद चर्चा के क्षेत्र, सारे क्षेत्र समाप्त हो चुके हैं चर्चा के। अब सभी कोनलों के टप्पे खा खाकर वह गेंद सेंटर में आकर चुप पड़ी है। अब इसे न तुम हिला रहे हो न मैं। अब लेखक मन ही मन सोच रहे थे कि अब इस गेंद को तुम भी हिला नहीं सकते, मैं भी हिलाना नहीं चाहता हूँ। कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ। तो मेज़बान यानी कि लेखक जिसके घर अतिथि पधारे हैं वे उपन्यास पढ़ते हुए बैठे हैं और तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो। और अतिथि फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलटते बैठे थे। शब्दों का लेन देन मिट गया और चर्चा के विषय चूक गए। इस प्रकार दोनों के बीच का वार्तालाप, संवाद मिट गया था और चर्चा के सारे विषय समाप्त हो चुके थे। परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य और यहाँ तक कि आँख मार मार कर हमने पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया। तो छात्रों, लेखक और अतिथि के बीच में अनेक विषयों पर वार्तालाप हुआ है, संवाद हुआ है, जो है परिवार के बारे में, बच्चों के बारे में, नौकरी के बारे में, फिल्म और राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, यहाँ तक कि आंखें मार मार कर पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र दोनों में हुआ था। सौहार्द अब शनै शनै बोरियत में रूपांतरित हो रहा है। तो सहन शक्ति की सीमा समाप्त होने लगी थी। शनै शनै यानी कि धीरे धीरे वह सहन शक्ति की सीमा समाप्त होते हुए बोरियत में रूपांतरित हो रही थी। भावनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहण कर रही है। अब लेखक के मन की भावनाएं कहीं गालियों का स्वरूप धारण न कर ले, उससे पहले अतिथि को यहाँ से विदा होना है। पर तुम नहीं जा रहे। किस अदृश्य गोंद से तुम्हारा व्यक्तित्व यहाँ चिपक गया है? ऐसा कौन सा अदृश्य गोंद है जिससे तुम मेरे घर पर चिपक गए हो? मैं इस भेद को सपरिवार नहीं समझ पा रहा हूँ। मेरा परिवार और मैं कोई भी इस अदृश्य गोंद के बारे में समझ नहीं पा रहे हैं।
बार बार यह प्रश्न उठ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। तो बार बार लेखक के मन में, मेज़बान के मन में यही प्रश्न उठ रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि। कल पत्नी ने धीरे से पूछा था, कब तक टिकेंगे ये। तो पत्नी ने भी प्रश्न पूछ लिया लेखक से कि कब तक टिकने वाले हैं ये। मैंने कंधे उचका दिए। तो लेखक ने कंधे उचका दिए। मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहेगी। तो फिर लेखक की पत्नी कह रही थी लेखक से, मैं तो आज खिचड़ी बनाने जा रही हूँ, हल्की रहेगी, इसलिए बनाओ। सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो रही थी। डिनर से चले थे, खिचड़ी पर आ गए। तो सत्कार की ऊष्मा यानी कि सत्कार की वह जोश, गर्माहट अब कम होने लगी थी धीरे धीरे, और डिनर से लेते हुए वह खिचड़ी पर आ टपकी। अब भी अगर तुम अपने बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं प्रदान करते तो हमें उपवास तक जाना होगा। तो अतिथि, मेजबान मन ही मन सोच रहे थे लेखक की अतिथि के बारे में, अब भी तुम्हारे बिस्तर को गोलाकार रूप प्रदान करते। गोलाकार रूप मतलब बिस्तर को लपेटे, एक कोने में रख कर विदा होना। अगर ऐसा नहीं करोगे तो हमें उपवास तक जाना होगा। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। तो लेखक कह रहे हैं, तुम्हारे और मेरे संबंध जो है एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। संक्रमण यानी कि बदलाव, बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तुम्हारे जाने का यह चरम क्षण है, तुम जाओ ना अतिथि। फिर लेखक बार बार विनती करते हैं मन ही मन। वह स्पष्ट रूप से बोल नहीं सकते थे अतिथि से, पर वह मन ही मन सोचने लगे, अब तुम जाओ ना अतिथि। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना, मैं जानता हूँ दूसरों की यहाँ अच्छा लगता है। तो लेखक कहते हैं कि तुम्हें यहाँ अच्छा लगता है, मुझे पता है, और दूसरों की यहाँ अच्छा ही लगता है। अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरों की यहाँ रहते। अगर सबका बस चलता तो लोग क्या करते हैं, दूसरों के घर जाकर ही रहते। पर ऐसा नहीं हो सकता, पर ऐसा नहीं हो सकता कदापि। अपने घर की महत्ता के गीत इसी कारण गाए गए हैं। हर एक व्यक्ति को अपने घर की महत्ता होती है छात्रों, इसीलिए अतिथि को भी अपने घर की महत्ता है, इसीलिए वे अपने घर विदा हो जाना चाहिए। होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है। तो होम यानी कि घर, जो घर होता है उसे स्वीट होम कहा गया है। किस लिए कहा गया है छात्रों, क्योंकि कहीं से भी आदमी थक कर घर आकर वह विश्रांति लेता है, उसे इसीलिए स्वीट होम कहा गया है। तुम्हें यह अच्छा लग रहा है, पर सोचो प्रिय कि शराफत भी कोई चीज़ होती है। तो लेखक, मेज़बान बार बार कह रहे थे, तुम्हें यहाँ पर अच्छा लग रहा है, हमें पता है, पर ज़रा सोचो प्रिय मित्र कि शराफत की भी कोई चीज़ होती है, और गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। तो अब ऐसी बारी आ गई है, मेज़बान की ऐसी स्थिति हो गई है कि गेट आउट यह शब्द उच्चारने के लिए तैयार हो रहे थे। कौन? मेज़बान।
अपने खर्राटे से एक और रात गुंजायमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी वह तुम्हारे यहाँ आगमन के बाद 5वें सूर्य की परिचित किरण होगी। तो मेज़बान कह रहे हैं अपने खर्राटों से एक और रात गुंजायमान करने के बाद, यानी कि अतिथि नींद में खर्राटे लगाते हैं, इसीलिए लेखक कह रहे हैं कि और एक रात अपने खर्राटों से पूरे कमरे को गुंजायमान करने के बाद कल जो पहली किरण उगेगी तुम्हारे बिस्तर पर आएगी वह तुम्हारे यहाँ आगमन के बाद 5वें सूर्य की परिचित किरण होगी। तो 5वें दिन का सूरज निकलने वाला है कल। आशा है वह तुम्हें चूमेगी। तो आशा है इस 5वें दिन के सूर्य की किरण जब तुम्हारे बिस्तर पर चूमेगी तब तुम जाने का निर्णय लोगे, तुम घर लौटने का सम्मानपूर्वक निर्णय लोगे, मेरी सहनशीलता की यह अंतिम सुबह होगी। तो कल के दिन 5वां जो दिन है वह मेरी सहनशीलता की अंतिम दिन होगी। उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूँगा, उसके बाद मैं यह सब सहन नहीं कर पाऊँगा और लड़खड़ा जाऊँगा। मेरे अतिथि, मैं जानता हूँ कि अतिथि देवता होता है, पर आखिर मैं भी मनुष्य हूँ। तो मेज़बान कहते हैं, लेखक कहते हैं कि अतिथि देवता ज़रूर है। भारतीय संस्कृति के अनुसार अतिथि देवता होता है, पर आखिर मैं भी मनुष्य हूँ। तो लेखक कहते हैं मैं भी एक साधारण मध्यम वर्गीय मनुष्य हूँ, मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं। तो मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं हूँ। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर तक साथ नहीं रह सकते, और देवता और मनुष्य कभी साथ नहीं रह सकते, क्योंकि देवता उसे कहा गया है जो दर्शन देकर लौट जाते हैं। तुम लौट जाओ अतिथि, इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। यह मनुष्य अपनी वाली पर उतरे उसके पूर्व तुम लौट जाओ। तो मेज़बान बार बार कह रहे हैं अतिथि से कि तुम लौट जाओ अतिथि, तो तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। अगर मनुष्य अपनी वाली पर उतरेगा तो उसके पूर्व ही तुम यहाँ से लौट जाओ अतिथि। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि? तो आखिरकार लेखक बहुत दुखी हो जाता है और वह कहने लगता है कि तुम कब जाओगे अतिथि। तो छात्रों, इस पाठ के माध्यम से लेखक ने पाठकों को यह सीख दी है कि उन्हें अतिथि के रूप में किसी के घर अधिक दिनों तक नहीं टिकना चाहिए। किसी के भी घर में अधिक दिन तक हमें टिकना नहीं चाहिए। अपना कार्य समाप्त कर शीघ्र ही लौट जाना चाहिए। जिस काम के लिए हम मेज़बान के घर जाते हैं वह काम शीघ्र ही समाप्त कर हमें लौट जाना चाहिए। संबंधों में अपनापन व मधुरता केवल 1-2 दिन तक ही टिकी रहती है, चाहे कितने भी गहरे संबंध क्यों न हो, तब भी हमें 1-2 दिन में हमें लौट जाना चाहिए। उन संबंधों के अपनेपन को, मधुरता को टिकाने के लिए हमें जल्द से जल्द वहाँ से लौट जाना चाहिए। उसके पश्चात कटुता व विवशता आ जाती है। धीरे धीरे आपस में कटुता और विवशता उत्पन्न होती है। मेज़बान की आर्थिक स्थिति का भी ख्याल रखना चाहिए। तो जिसके घर
हम अतिथि बनकर जाते हैं, मेज़बान उसे कहा जाता है। मेज़बान की स्थिति का भी हमें, आर्थिक स्थिति का भी हमें ख्याल रखना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए।